गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गणित की कक्षा में कक्षा 9 का सिलेबस जो एनसीईआरटी पर पूर्णतः आधारित है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। कक्षा 9 का सिलेबस संख्या पद्धति से शुरू होता है, तो उसके अंतर्गत आपको जो भी जानकारी है देंगे। इसमें संख्या पद्धति में आपकी प्रश्नावली 1.1 बच्चों, गणित कोई कठिन विषय नहीं है, केवल रुचि लेने की बात है और मार्गदर्शन देने की बात है, समझाने की बात है। गणित कितना इंटरेस्ट विषय कोई हो नहीं सकता है, बशर्ते गणित आपको आ रहा हो। और आने के लिए बच्चों कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है। यदि आपने कठिन परिश्रम नहीं किया तो सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। सफलता की कुंजी कठिन परिश्रम ही है और अच्छा मार्गदर्शन। तो बच्चों हम चर्चा करेंगे गणित में प्रश्नावली 1.1 की। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप ऑन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट 0 है, यानी कि Q का मान 0 नहीं है। तो बच्चों प्रश्न में जो कह रहा है, ये पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बच्चों जब शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार हम उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का हल आपको, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि जब शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो बच्चों हो गया कि प्रश्न का उतना उत्तर जो पूछ रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q का मान इज नॉट 0 यानी 0 नहीं है। तो बच्चों उसके हल में हमने लिख दिया, जब शून्य एक परिमेय संख्या है तो उसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शून्य है, हम उसे 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये कह दिया है कि Q का मान 0 नहीं है। प्रश्न में आपने कह दिया है कि Q इज नॉट 0। जब Q का मान 0 नहीं है तब हम इसे लिख सकते हैं शून्य को P अपॉन Q के रूप में, जहां प्रश्न के अनुसार P बराबर हमारा 0 है और Q बराबर 1 है। इसे और भी रूपों में लिखा जा सकता है। प्रश्नानुसार इसे और भी रूपों में लिखा जा सकता है, यानी कि P अपॉन Q को और भी रूपों में लिखा जा सकता है, क्योंकि Q इज नॉट 0। और वो रूप कौन कौन से हैं वो आपको बता सकते हैं। Q का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, जैसे इसे 0/1, 0/2 और 0/3, 0/4 ... तो ये तो आपका प्रश्न नंबर 1 का हल। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं, Q इज नॉट 0 है। तो उत्तर, जब शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिख के बताया है कि 0
0 बराबर 0/1, जहां p बराबर 0 है, q बराबर 1 है, क्योंकि प्रश्न में कह दिया था q का मान 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। प्रश्न के अनुसार p/q को और भी रूपों में लिखा जा सकता है, क्योंकि q इज नॉट 0 है, तो हमने बता दिया। इस प्रश्न के अनुसार p0 को p/q के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4। तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 1। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बच्चों आपकी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 एक ही तरीके के प्रश्न हैं, उनमें एक ही सूत्र काम करना है, एक ही विधि से प्रयोग होना, एक ही विधि से हल होने हो। तो हम प्रश्न 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच की 6 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान ये रखना है, अगर आपको ये पूछा जाए संख्या कोई भी हो कि इनके बीच की 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए, मध्य की संख्याओं की बात हो, तो सभी में सूत्र एक ही लगता है कि 1/2 और a+b, यानी कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटे 2। बच्चों मध्य की संख्या आ जाती है। तो प्रश्न में कह रहा था 3 और 4 के बीच की 6 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा a बराबर इसमें 3 दिया गया है, a यहाँ पर पहली संख्या है, और b बराबर 4 दिया गया है। इन 3 और 4 के बीच की 6 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम लिख के चलेंगे 3 और 4 के बीच की पहली संख्या, 3 और 4 के बीच की पहली संख्या, सूत्र बच्चों ध्यान रखना है 1/2 a+b, यानी कि 1/2 और a का मान 3 है, धन b का मान 4 है। तो इस प्रकार आपका 1/2 गुणा 3 और 4 7, यानी कि 7/2। तो इस प्रकार बच्चों पहली संख्या 3 और 4 के बीच की पहली संख्या 7/2 हो गई। अब हम इसकी कंडीशन ये हो गई है कि 3 और 7/2 और ये 4, कि 3 और 4 के बीच की संख्या 7/2 हो गई है। हमें 6, ध्यान ये रखना कि हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम अब पहले इनके बीच की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर इनके बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार एक ये हो गई, 2 ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी। तब देखते हैं क्या होता है। अब हम चलते हैं कि 3 और 7/2 के बीच की संख्या, 3 और 7/2 के बीच की संख्या। तो बच्चों ध्यान यही रखना है 1/2। अब की बार सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रश्न वही चल रहा है। ध्यान रखना है a+b, यानी कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 7/2 है। इसे हल करना है बच्चों, तो 1/2 और ये लघुत्तम आ जाएगा 6 धन 7/2, यानी कि ये हो जाएगी 1/2 और गुणा 13/2, तो बराबर 13 1 13/2 दूनी 4। तो हमने देखा कि 3 और 7/2 के बीच की संख्या 13/4 आ गई है। अब हम 3 और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात कर चुके हैं। अब की बार हम 7/2 और 4 के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। 7/2 और 4 के बीच की संख्या, तो सूत्र यही है 1/2 a+b, यानी कि 7/2 और धन 4, तो बराबर 1/2, यानी कि 7 धन 8/2, यानी कि 1/2 गुणा 15/2। बच्चों 7 और 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 15/4। अब बच्चों हमारी पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्या ज्ञात हो गई हैं। अब इसे हम लिखना चाहें तो समझने के लिए ये लिख सकते हैं कि 3 और 7/2 के बीच की संख्या कितनी थी?
13/4, उसके बाद 7/2, और 7/2 और 4 के बीच की संख्या कितनी है? 15/4, और लास्ट में 4। अब हमारी 3 संख्या ज्ञात हो गई हैं। टोटल कितनी करनी है? 6 संख्या ज्ञात करनी है। तो अब की बार हम 3 और 13/4 के बीच की ज्ञात करेंगे। उसके बाद 15/4 और 4 के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार हमें 3 संख्या ज्ञात हो गई हैं, 3 और ज्ञात करनी है। तो अब हम 3 और 13/4 के बीच की संख्या, 3 और 13/4 के बीच की संख्या, सूत्र वही है a प्लस पहली संख्या धन दूसरी संख्या। तो हम देखो इसे हल करते हैं। तो 2 × 4 = 12 धन 13 और बटे 4, यानी कि 1/2, और धन 25/4, यानी कि 25/8। इस प्रकार बच्चों 3 और 13/4 के बीच की संख्या 25/8 आ गई है। अब हम इधर देखेंगे 15/4 और 4 के बीच की संख्या। 15/4 और 4 के बीच की संख्या 1/2 × a प्लस b, यानी कि a का मान है 15/4 और धन 4। तो 1/2 और इंटू 4 लघुत्तम ले लो, तो 15 धन 4 चौकू 16, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 गुणा 31, 15 और 16 31/4, यानी 31 31/2 दूनी 4 दूनी 8। बच्चों ध्यान ये रखना है आपको कि जब दो भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो अंश का अंश में होता है और हर का हर में। तो बच्चों आपने देखा कि हमारी 1 2 3 4 5 एक संख्या और शेष रह गई है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बीच की निकालेंगे। चाहें तो आप इसके और 3 के बीच की निकाल लें, या लास्ट वाले और 4 के बीच की निकाल लें। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको मान के चलते हैं छठी संख्या के लिए 31/8 और 4 के बीच की संख्या। तो ध्यान यही रखना है, करना कुछ नहीं है आपको। 1/2 और धन पहली संख्या गुणा पहली संख्या और धन दूसरी संख्या। तो ये 1/2 और ये आपका 31 और 8 चौकू 32/8। इसे हल किया बच्चों तो आपका आ जाएगा 31 में 32 जोड़ दो तो ये आपके हो जाएंगे 63/8, यानी कि 63/16। इस प्रकार आपकी 6 संख्याएं निकल आई हैं। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बराबर आपकी पहली कौन सी थी 7/2, दूसरी कौन थी 13/4, 13/4, फिर 15/4, फिर 3 तो ये हो गई और 1 2 3 यानी कि 25/4, 25/8 और आपकी 31/8 और लास्ट में आपकी रह गई 63/16। यही आपके उत्तर है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा प्रश्न नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच की सभी परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं तो आपने किस प्रकार ज्ञात की। बच्चों ध्यान ये रखना है कि जब बीच की संख्या की बात हो तो एक पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटे 2 विस्तार से आपको बता दिया गया है। इसी पर आधारित आपका प्रश्न नंबर 3 है।
प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसी प्रकार आपको करना है एक्सरसाइज के तौर पर। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बच्चों प्रश्नावली का लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 4। वो कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न में कह रहा है सत्य या असत्य जो भी है वो बताना है आपको और कारण सहित। तो प्रश्न नंबर 4 में जो खंड पहला है कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए ये इसका कथन जो है, कथन आपका सत्य है। और क्यों सत्य है? इसका कारण है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप लिख सकते हैं जो दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आपको उत्तर तो होगा असत्य। कारण में आप लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक संख्याओं को कहते हैं। पूर्ण संख्याएं केवल किन्हें कहते हैं? धनात्मक संख्याओं को। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 के सेकंड खंड में जो बात की गई है आपकी, वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये उत्तर तो इसका असत्य होगा। कारण क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पूर्ण संख्याएं 1, 0, 1, 2, 3 यानी कि धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या माना गया है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में कह रहा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर तो आपका असत्य होगा। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में जो खंड तीसरा कह रहा था वो ये कह रहा था कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है क्योंकि उदाहरण के लिए 1/3 परमीय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि 1/3 अगर 1/3 का भाग दिया जाए तो वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होगी, जबकि 1/3 आपकी परमीय संख्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्नावली 1.1 आपके पहला और दूसरा प्रश्न हमने करवाया है। दूसरे सवाल से प्रश्न से ही मिलता जुलता आपका तीसरा प्रश्न है। आपको करना कुछ नहीं है, उसमें आपको प्रश्न नंबर 2 में 6 बीच की परमीय संख्याएं पूछी थी, इसमें 5 संख्याएं बीच की पूछी गई हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जिन संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है तो वो संख्या पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटे 2 आपको करना है। तो प्रश्न नंबर 3 जो है एक्सरसाइज के तौर पर आपको दिया गया है, आप उसे हल करिए। अगर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें बोला गया था कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 4 में पहला खंड कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य बात है। कारण में वही बात लिखनी है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड में कह रहा था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पूर्ण संख्याएं
0, 1, 2, 3 आदि संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और खंड नंबर 3 की बात की जाए तो ये कह रहा था प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी बच्चों असत्य है, क्योंकि उदाहरण के लिए 1/3 परमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। ये एनसीईआरटी पर आधारित होने के नाते आपको इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन की यदि आप आगे चल के तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी सिलेबस की ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद।